जैसा हम सभी जानते हैं, IFPH यानी इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी का ये हिंदी सेशन है जो 7 से 8 बजे तक रहेगा। 8 से 9 बजे तक के लिए इंग्लिश सेशन होगा और 9 से 10 के लिए मलयालम का उनका लोकल सेशन होगा। IFPH एक कोशिश है जिसमें हर रोज नए स्पीकर्स जुड़ते हैं और अपने ज्ञान से हमारे ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से होम्योपैथी को प्रोपोगेट करने की कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश के तहत आज के हमारी मेहमान हैं डॉक्टर लीना छात्रे। आज का ये सेशन शुरू करने से पहले मैं मैम के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देना चाहूंगा। डॉक्टर लीना वसंत छात्रे मैम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है हेल्थ केयर में, MD हैं, MBA हैं हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में फ्रॉम फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैम का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 29.5 ईयर्स का है और मैम का एरिया ऑफ एक्सपीरियंस है पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का, पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का, हेल्थ IT और एनालिटिक्स का, रिसर्च एजुकेशन का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का और क्वालिटी इन हेल्थ का। आज का मैम का टॉपिक है, सॉरी, हाँ, आज का मैम का टॉपिक है स्वास्थ्य देखभाल में वर्तमान रुझान, विकास और होम्योपैथिक चिकित्सकों से उम्मीद। मैम, इस हिंदी IFPH सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूँ और प्लीज आप अपना आज का सेशन शुरू करें। नमस्ते। सारे लोगों को प्रणाम। मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? जी मैम, विजिबल। ठीक है, थैंक यू। जैसे मेरे बारे में आपको बताया गया ब्रीफ में, मैं होम्योपैथी की डॉक्टर हूँ, लेकिन काफ़ी एक्सपीरियंस मेरा हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में रहा है। और इसके ही अंतर्गत ये एक टॉपिक आज मैं ले रही हूँ डिस्कशन के तौर पे, या जस्ट कुछ कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगी। उससे हम आगे सोच के विचार करके हम अपनी सिस्टम को कैसे आगे बढ़ा है लोगों के फायदे के लिए, ये हम अपने हिसाब से तय करें और लोगों को सर्व करें। ये इसका मेन इसका मेन उद्देश्य है। तो थोड़ा हटके टॉपिक है, लेकिन आशा करती हूँ आपको सही लगेगा। जैसे कि हम अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हमारे भारत में ये दो विभागों में बटा हुआ है, जिसको हम कहते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक का मतलब है कि जो सरकार की तरफ से दी गई सुविधा है हेल्थ केयर में, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की द हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्पेंसरीज होती है। एंड प्राइवेट प्राइवेट का मतलब जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर या प्राइवेट हॉस्पिटल्स या जो सरकार से सिवा जो है, उनको प्राइवेट कहते हैं। तो अधिकतर आप भी जानते हो कि काफी लोग हमारे भारत में प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को और प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसके अनेक कारण हैं। लेकिन वो कारणों को जानने से पहले हम लोग पहले इसको देखते हैं कि ओवरऑल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है इंडिया में। पब्लिक प्राइवेट ये दो हिस्से हैं, लेकिन ओवरऑल अगर सिस्टम की हम बात करें, तो ये 3 टायर की सिस्टम कह सकते हैं, जहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर लेवल है। ये बेसिकली आपको क्या चीज की लेवल या क्या टाइप का ट्रीटमेंट आपको चाहिए कोई भी पेशेंट को, इसके हिसाब से ये निर्भर होता है। प्राइमरी में जनरली हमारे सारे OPD रिलेटेड जो भी फंक्शनैलिटीज है ये आती है, तो इसमें हमारे अधिकतर होम्योपैथिक डॉक्टर्स के क्लिनिक भी आते हैं। और वैसे ही डिस्पेंसरी लेवल तक जो सरकार में कहें, या पब्लिक अर्बन हेल्थ केयर सेंटर्स या PHCs है, ये आते हैं। सेकेंडरी मतलब जहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा केयर चाहिए पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ CHC जैसे केयर्स यहाँ पे आते हैं। और टर्शरी मतलब हॉस्पिटल यूनिट होते हैं। तो अधिकतर बड़े जो अस्पताल है या मेडिकल कॉलेज से संलग्न में अस्पताल है, ये टर्शरी केयर लेवल में आते हैं।
अ, अगर हम भारत की हेल्थ सिस्टम की बात करें तो हम जानते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल मतलब काफ़ी सारी सिस्टम्स अवेलेबल है। एंड जो भी बीमार है पेशेंट वो अपने हिसाब से उसको चूज कर सकता है। तो एलोपैथी है और वेरियस आयुष सिस्टम्स है, जैसे कि आप जानते हैं आयुर्वेदा है, सिद्धा है, यूनानी, योगा, सोवारिपा भी है और होम्योपैथी तो है ही है। और ये एक ऐसे इसमें और एक विशेषता है कि ये वेरियस जो फैसिलिटीज है, मतलब जहाँ पे ये अनेक पद्धति है वो एक जगह पे एक बिल्डिंग में ही पाई जाती है, को लोकेटेड फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट का ये है उसके अंतर्गत। तो यहाँ पे को लोकेटेड फैसिलिटीज में एक एलोपैथिक डिस्पेंसरी में बाकी कोई आयुष की, जैसे होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, ये पद्धति भी उपलब्ध होती है। और ताकि पेशेंट को जो भी ट्रीटमेंट ऑप्ट करनी है वो कर सके। तो इसके साथ ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो ये मेन जो कार्य क्षेत्र कह सकते हैं हम लोग हेल्थ केयर में, ये बेसिकली 5 कार्य क्षेत्र हम मोटा मोटा कह सकते हैं। तो हेल्थ केयर डिलीवरी जो है वो है जहाँ पे हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। एजुकेशन मतलब जहाँ पे शिक्षा अंतर्गत जो भी चीज़ें आती है, जैसे मेडिकल कॉलेजेस है। एंड रिसर्च रिसर्च यूनिट्स है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आता है जहाँ पे जैसे जो रॉ मटेरियल है वहाँ से लेके जो मैन्युफैक्चरिंग है, और उससे बाद जो सप्लाई चेन कहते हैं, मतलब वहाँ जहाँ से औषधि बन के एंड यूजर तक जाती है, ये पूरी सप्लाई चेन इसके अंतर्गत आती है। और बाकी सारे अनेक अदर मुद्दे हैं जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब से है, या इसको आप मीडिया भी कह सकते हैं, या और भी चीजें हैं जो एक वन कार्य क्षेत्र है जो हेल्थ केयर सिस्टम का कहते हैं। अगर आप कहते हैं कि अभी का जो करंट सिनारियो है इसके हिसाब से इसमें काफी कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत अच्छी है भारत में, लेकिन बहुत ऐसी भी है जहाँ पे अभी बहुत कार्य या डेवलपमेंट होना जरूरी है। जैसे आप जानते हैं, जैसे 2-3 चीजें मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगी। हेल्थ केयर डिलीवरी में हम जानते हैं कि जैसे अर्बन एरियाज है, शहरों में ये स्थिति बहुत बेटर है, लेकिन अगर हम गांवों में या रूरल एरिया में जाते हैं, जैसे वहाँ पे ये थोड़ा सा जितना जरूरी है उतना यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो पेशेंट को अगर कोई भी अपने प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर को दिखाना है तो डॉक्टर जल्दी अवेलेबल नहीं होते या उनको दूर जाना पड़ता है। वही शहरों में ये एकदम 1 किलोमीटर में या एकदम पास में मिल सकते हैं। वैसे ही अगर हम लोग मेडिकल एजुकेशन की बात करें तो आप जानते हैं कि वहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो लेकिन अब जो अभी बहुत इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरी है। लेकिन आजकल अगर हम 5-6 साल में जान देखते हैं तो वहाँ पे काफ़ी रिफॉर्म्स हुए हैं मेडिकल एजुकेशन में, और हम अच्छी बेंचमार्किंग करके हम आगे बढ़ रहे हैं। रिसर्च ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है या कार्यक्षेत्र है। कोई भी सिस्टम अगर ग्रो करेगी तो जब तक उसके रिसर्च होता है या डेवलपमेंट होता है करंट ट्रेंड के हिसाब से, वो सिस्टम आगे बढ़ नहीं सकती। तो रिसर्च भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन हम जानते हैं कि जो हिसाब से रिसर्च होना चाहिए कोई भी सिस्टम बढ़ाने के लिए, अगर हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो उतना पहले नहीं था। लेकिन अभी कुछ रिफॉर्म्स है, अभी काफी लोग इससे समझ सकते हैं कि कैसे रिसर्च होना चाहिए, और उसके प्रति हम काफी अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अच्छी कोई भी दवाई अच्छी जब बन सकती है जब उसका रॉ मटेरियल अच्छा हो, जैसे सोर्स मटेरियल अच्छा हो, जो हमारे हिसाब से होना चाहिए, जो हमारे लिटरेचर में लिखा है वैसे होना चाहिए, और उसका बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर कोई भी हेल्थ सिस्टम को हमें फायदे की तरफ से, पब्लिक के फायदे की तरफ से ले जाना है। उसके साथ बाकी के भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल्स है। तो ये सारी जो अभी जो सिनारियो है ये मैंने आपको बताया, लेकिन आप लोग तो इसके बारे में जानते ही हैं। तो हम आगे चलते हैं कि जो मेजर चैलेंजेस है हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया में। वैसे तो काफ़ी चैलेंजेस है, बट जो मेन है वो मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ। एक है एक्सेस मतलब पहुँच।
हर जगह एक्सेस इक्वल नहीं है। मतलब जब भी किसी मरीज को, किसी पेशेंट को या कोई भी हेल्थ केयर ट्रीटमेंट की जरूरी है, तो उसको कितना एक्सेस है, कितना एक्सेसिबल है, मतलब कितना अच्छी तरह, कितना जल्दी और कितना आसानी से वो वहां पहुंच जाए, ये हर जगह पे इतना इक्वल नहीं है। लेकिन ये एक वन ऑफ द चैलेंजेस है अगर इंडिया की बात करें। अगेन दूसरी बात है इक्विटी। इक्विटी का मतलब कि इसका समान हिस्सेदारी है क्या, मतलब हर एक लोगों को जैसे चाहिए वैसे मिल रही है क्या। तो इक्विटी ये भी एक वन ऑफ द चैलेंजेस है। मैं कॉस्ट की बात करूंगी, क्योंकि जब भी हम कहते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट है, और अधिकतर लोग हमारे प्राइवेट सिस्टम की तरफ ज्यादा जाते हैं, प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ज्यादा प्रेफर करते हैं या वहां पे ज्यादा जाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। तो उसमें ऐसे है कि हमारे पेशेंट्स को अपने खर्च अपना खुद करना पड़ता है, इसीलिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हम कहते हैं। तो अफोर्डेबिलिटी की भी बात आती है। जैसे ही हम बनाएंगे, नई सुविधा देंगे हॉस्पिटल में या हमारे डिस्पेंसरी में, तो इसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। जितना एक्सपीरियंस डॉक्टर है उसके फीस भी बढ़ेंगे। तो कॉस्ट जैसे ही दिन क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑफ केयर भी बढ़ रही है। और मोस्ट ऑफ द थिंग्स अगर हम यहाँ की बात करते हैं, तो पब्लिक को ये खुद के पॉकेट से और अपने आप को खर्चा करना पड़ रहा है। और इसीलिए अगर हम भारत की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो भी हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है लोगों का, उसके हिसाब से कितने लोग ये सिस्टम अफोर्ड कर सकते हैं, ये भी एक देखने वाली बात है। जैसे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट बात की, जैसे डॉक्टर पेशेंट रेशो, नर्स पेशेंट रेशो, बेड पेशेंट रेशो, इसका मतलब जितने डॉक्टर्स हमारे लोगों को ट्रीट करने के लिए चाहिए, उतने है क्या, नहीं है। वैसे ही नंबर ऑफ बेड्स भी उतने नहीं हैं जितने चाहिए। ये हमने कोविड के दौरान तो समझ ही लिया कि कितना बेड की इंक्रीज रिक्वायरमेंट थी, लेकिन क्या हाल हुआ ये हम सारे लोग जानते हैं। तो इसीलिए ये भी एक चैलेंज हम ले सकते हैं। वैसे ही नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो है वो आजकल बहुत बढ़ रही है। पहले काफी इन्फेक्शियस डिसीजेस होती है, लेकिन अगर हम कहते हैं वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पोल्यूशन रिलेटेड जो डिसीजेस है वो ज्यादा बढ़ रही है। तो उसकी वजह से लॉन्ग केयर चाहिए। आप जानते हैं कि अभी का जो स्ट्रक्चर है उसमें एज एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो हम लोग काफी 70, 80, 90 साल के मरीज देखते हैं, लोग देखते हैं। और उनको वो मरीज नहीं है, फिर भी उनके लिए अगर नॉर्मल अच्छी क्वालिटी लाइफ उनको चाहिए, तो उसमें काफी चीजें हमें उनको देनी पड़ती है। और यही है जो बर्डन है उनके नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का, जैसे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो या जीडेट्रिक डिसीजेस हो, इसको लेके हुए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि जो भी हम करते हैं वो पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। तो क्या ये पारदर्शिता पूरी यहाँ पे है या और चाहिए, ये भी हम सोच सकते हैं। एंड ये इसीलिए एक वन ऑफ द चैलेंजेस है। क्वालिटी की बात करें तो जो भी हम सर्विसेज देते हैं या पेशेंट वो लेते हैं, उसकी गुणवत्ता क्या है, तो उसका मेन मानक क्या है कि क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कोई भी हेल्थ फैसिलिटी की, जो लोगों को ट्रीटमेंट दे या कोई भी प्रोसीजर करे। तो क्वालिटी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो हेल्थ केयर का है। लेकिन ये चैलेंजेस है कि लोगों को क्वालिटी हेल्थ केयर देना। तो इसके साथ ही हम आगे चलते हैं, जहाँ पे हमने देखा कि अभी हमारी डिमांड क्या है और हमारे जो चैलेंजेस है इंडिया में, तो उसको अगर टैकल करना है, तो गवर्नमेंट बट नेचुरल है कुछ ना कुछ इसमें चीजें करेंगी। एंड उसमें काफी सारी पॉलिसीज होती है। तो इसमें मैं नेशनल हेल्थ पॉलिसीज के बारे में बताना चाहती हूँ। बेसिकली नेशनल हेल्थ पॉलिसीज 3 बार बनी, 2017 की अभी है। तो उसका बेसिक एम होता है, जो सरकार पॉलिसी बनाता है, जो मैंने सामने लिखा है, तो वो है कि कोई भी हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, गवर्नमेंट के हिसाब से वो शेप करना है, ताकि वैसे सुविधा जनक जैसे लोगों को चाहिए, जब चाहिए वो ट्रीटमेंट, और जो टाइम में चाहिए वो टाइम में अफोर्डेबल कॉस्ट में मिले, और अच्छी क्वालिटी वाली ट्रीटमेंट हमारे नागरिकों को मिले। और एट द सेम टाइम लोगों को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी मिले। एंड जो भी हेल्थ केयर टीम है, ना कि डॉक्टर है बट पैरामेडिक्स है, नर्सेस है, फार्मासिस्ट है, तो इन लोगों को
एक डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि वो नए ट्रेंड्स को समझे और पेशेंट्स को अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट देने में सफल रहे। इसके साथ ही मेडिकल प्लूरलिज्म एक बहुत अच्छी चीज है जो इंडिया में देखी जाती है, जहाँ पेशेंट को काफी ऑप्शंस अवेलेबल है और वो उसको ऑप्ट करते हैं जैसे कि उनको चाहिए। तो ये मेन एम होता है कोई भी नेशनल हेल्थ पॉलिसी का, और वही 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी का बेसिकली एम है। अब कोई भी पॉलिसी में नेशनल हेल्थ पॉलिसी के मेन प्रिंसिपल्स क्या है इसको देखते हैं। तो एक है प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड एथिक्स। सो जो भी हम सर्विसेज कर रहे हैं वो प्रोफेशनलिज्म से, इंटीग्रिटी से एंड एथिक्स मतलब कुछ अच्छे लेवल से, एक एथिकल वे से होना चाहिए। उसको नजर में रखते हुए ये पॉलिसी बनाई गई है। इक्विटी भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अफोर्डेबिलिटी मतलब जो भी हम ट्रीटमेंट दे वो अधिकतर लोगों को अफोर्ड होनी चाहिए। यूनिवर्सलिटी मतलब जो भी हम देते हैं वो सारे लोगों को समानता के हिसाब से अवेलेबल होनी चाहिए। पेशेंट सेंट्रिक मतलब पेशेंट को मद्देनजर रखते हुए जो भी केयर हम देंगे वो क्वालिटी और अच्छी गुणवत्ता वाली केयर पेशेंट के हिसाब से, पेशेंट को जो चाहिए, पेशेंट को नजर रखते हुए वो होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मतलब जो भी हम करते हैं उसकी जिम्मेदारी हम ले। हम मतलब डॉक्टर्स ही नहीं, जो भी हेल्थ केयर में वर्कफोर्स है, वो हॉस्पिटल्स है, पैरामेडिक्स है, हम लोग हैं, वो हर हम जो जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी से काम करे और वो हो। इंक्लूसिव पार्टनरशिप मतलब हर तरीके के जो प्राइवेट है, पब्लिक है, ये सारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है और इन लोगों का एक पार्टनरशिप एज अ टीम ये काम करे। एंड प्लूरलिज्म मतलब हर तरीके की सुविधा जैसे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो, ये वहाँ अवेलेबल करे सरकार। और वो जो भी पेशेंट अपने हिसाब से जो भी वो डिसीज है, जो भी उनको प्रॉब्लम है या जो उनके लिए अच्छा है वो उसमें से चूज करके उसको ऑप्ट करे। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि ये विकेंद्रीकरण किया गया है, सारा ही सेंट्रल में ना रहते हुए वो आगे बढ़ाया गया है। जैसे स्टेट में बेसिकली पॉलिसीज है वो सेंट्रल में होती है, लेकिन जो हेल्थ है वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के मैटर है, वहां पे वो अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन भी एक प्रिंसिपल है। एंड ऑफ कोर्स डायनामिज्म एंड अडेप्टिवनेस मतलब रोज कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो वो चेंजेस को लेने के लिए और वो चेंजेस के हिसाब से अपने आप को बदलने के हिसाब से जो भी चेंजेस या जो भी पॉलिसीज की जाती है वो उसके मद्देनजर है। तो ये मेन प्रिंसिपल्स है एनएचपी के। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। तो ये क्यों बनाई गई, क्या ऑब्जेक्टिव्स है? आप जानते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है जो डब्ल्यूएचओ भी इसको एडवोकेट करता है। इसका मतलब है कि हर जगह सेम इक्विटेबल हेल्थ कवरेज हो, हर एक को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिले। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी हम ये पॉलिसीज करते हैं, ये जो भी उसमें मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों को यूनिवर्सली हेल्थ कवरेज और हेल्थ फैसिलिटीज प्रदान करना। वैसे ही इसका मेन उद्देश्य ये भी है कि पब्लिक हेल्थ केयर को रिफॉर्म करना मतलब चेंज करना, और वो जो लेवल पे डेवलप करना, जहाँ पे जिसकी जरूरी है वो लेवल तक उसको ले जाना। एंड उसके साथ ही पब्लिक केयर के साथ ही जो प्राइवेट हेल्थ प्लेयर्स है, प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, उनको भी साथ में लेके चलना और एज अ टीम एक हेल्थ केयर टीम तैयार करना जो कि जो हेल्थ नीड्स है हमारे सिटीजन्स की वो पूरी करने में कामयाब हो। और ये सारी चीजें कुछ स्पेसिफिक टारगेटेड गोल्स के हिसाब से की जाती है। एंड क्वांटिफाइबल मतलब जो मेजर हो सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, ऐसे गोल्स वहां पे रखे गए हैं। जैसे ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होना, आप जानते हैं एमएमआर, आईएमआर, ये जैसे है यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ज्यादा होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए 2025 तक, ऐसे अनेक गोल्स या टारगेट्स इसमें रखे गए हैं। तो इसके साथ ही ये ब्रीफ के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, जहाँ पे हम अब चलते हैं कि अभी जो रिसेंट ईयर्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं हेल्थ केयर सिस्टम में।
तो वो बेसिकली हम डिवाइड करते हैं कि इसको नेशनल मतलब भारत में एंड इंटरनेशनल लेवल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जो हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उसके अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने आप को उसमें ढलना चाहिए। ये जरूर इसीलिए मैंने ये मेन मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अगर हम चलते हैं नेशनल लेवल चेंजेस में, अब हम सबसे पहले जानते हैं कि इंक्रीज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशनल्स है। तो अभी जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनका एक्सपेक्टेशंस आप भी जानते हो कि 10 साल पहले और आज का जो पेशेंट है उनके एक्सपेक्टेशन में बहुत अंतर है। हमारे पास आते ही उनको हर चीज का जवाब चाहिए, हर चीज का सोल्यूशन चाहिए, और उनको चाहिए टारगेटेड कि मैं इतने दिन में ठीक होना चाहता हूँ, अगर ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा। तो ऐसे अनेक सवाल, अनेक चीजें उनके मन में हैं जितने पहले नहीं होते थे। तो डे टू डे ये एक्सपेक्टेशंस पेशेंट्स के हमारे प्रति बढ़ रहे हैं। वैसे ही ये बेसिकली आप जानते हैं कि ये इंटरनेट है, गूगल में है, तो जो भी पेशेंट जो पढ़ा लिखा है हमारे पास आता है, वो पहले ही जो भी उनको परेशानी है उनको गूगल पे देख के आता है कि मेरे को ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये डिसीज है क्या, मेरे को ये बीमारी है क्या, मेरे को ये ट्रीटमेंट आप क्या दे रहे हो, ये होना चाहिए आपकी ट्रीटमेंट, क्या आप सही दे रहे हो। तो ये गूगल और इंटरनेट ने भी काफी कुछ नॉलेज लोगों को दिया है। मैं कहती नहीं हूँ कि ये नॉलेज सही होता है, क्योंकि जो भी डॉक्टर का नॉलेज है वो कभी भी बीट नहीं हो सकता। क्योंकि डॉक्टर को नॉलेज है पढ़ाई के बाद, 5.5 साल के पढ़ाई के बाद उनको पता है, उनको सिम्टम्स पता है, साइंस पता है, इसके हिसाब से वो आपकी निदान करते हैं पेशेंट्स का और ट्रीटमेंट देते हैं। फिर भी ये जो नॉलेज है, जो भी पूरा हो, आधा अधूरा हो, या जैसे भी आप कहें, उसकी वजह से काफी कुछ हमें भी अपने आप को तैयार रखना पड़ता है कि पेशेंट को क्या जवाब दे और कैसे कन्विंस करे उनके भलाई के लिए। वैसे ही अभी काफी ऑप्शंस लोगों के पास है। पहले के जमाने में आप जानते हैं हमारा एक फैमिली डॉक्टर होता था, और हम फैमिली डॉक्टर के पास जाते थे, हमारे पूरे परिवार के लोग वहां जाते थे। कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी छोटी बीमारी हो, बड़ी हो, या कोई भी हमें अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो उनके पास ही हम जाते थे, और उनको भी हमारी पूरी परिवार की जानकारी होती थी, और ऐसे चलता था। और अगर उन्होंने कहाँ रेफर कर दिया तो ही आगे जाना होता था। लेकिन आजकल वो ट्रस्ट फैक्टर बहुत से जगह पे नहीं दिखता, और उनके पास इसीलिए क्योंकि बहुत से चॉइसेस हैं। तो पहले बहुत ट्रस्ट भी था हमारे डॉक्टर्स के प्रति, लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो वो ट्रस्ट भी नहीं है, ऐसे कह नहीं सकते, बट वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। एक ही फैमिली डॉक्टर वाला सिस्टम बहुत कम है उनको। एक इसकी वजह एक भी है कि बहुत सारे ऑप्शंस अभी लोगों को मिल गए हैं। जैसे एलोपैथी में हो, जनरल प्रैक्टिशनर हो या होम्योपैथ हो, एक ही आसपास के इलाके में आप जानते हो वहां पे 2-3 प्रैक्टिशनर्स उपलब्ध हैं। तो अगर कोई पेशेंट आता है कि ये डिसीज है, मेरे को 1 महीने में ठीक होना है, अगर एक डॉक्टर वो नहीं कर पा रहा तो वो दूसरे के पास जाता है। तो ये इसीलिए इनके बहुत चेंजेस भी करते हैं डॉक्टर्स को। हालांकि ये अच्छा नहीं है पेशेंट के लिए, ये हम लोग जानते हैं, बट उनके चॉइसेस अवेलेबल है। वैसे ही हम जानते हैं कि पेशेंट राइट्स पहले भी थे, अभी भी है, लेकिन ये एक पूरा पेशेंट राइट्स एंड सेफ्टी का एक बड़ा चैप्टर हो गया है। और वो हर, जैसे हम एक्रीडिटेशंस पे जाते हैं तो हर पेशेंट का क्या राइट है, जैसे क्या आप उनको दवाई दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, वो कब ठीक होंगे होंगे या नहीं, अगर एडमिट है तो कितने दिन में कितना पैसा लेंगे, क्या बिल होगा, क्या इन्वेस्टिगेशंस होंगे। तो ये हर चीज उनके बारे में जानने के लिए उनका राइट है, और वो हमें बहुत अच्छी तरह सोच के उनके हिसाब से ही पेशेंट को बोलना होता है। एंड एट द सेम टाइम पेशेंट्स को भी ये चीजें अभी पता है। वैसे ही एथिक्स, मेडिको लीगल एंड कंज्यूमर एंगल भी काफी कुछ आ रहे हैं, और पेशेंट भी इनके हिसाब से बहुत कुछ जानकारी रखते हैं। इसीलिए आए दिन हम न्यूज़ सुनते हैं कि ये हॉस्पिटल में कुछ परेशानी हुई, डॉक्टर्स के साथ बहस हुई, और कुछ मॉब आ गया। तो ये सारी चीजें हैं वो बेसिकली कंज्यूमर मेडिको लीगल एंगल से हुई है। लेकिन हम लोग एथिक्स के हिसाब से ही प्रैक्टिस करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन ये ट्रस्ट फैक्टर पेशेंट में अभी थोड़ा सा हिल गया है, इसीलिए ये ऐसी कंप्लेंट्स हम देखते हैं।
दूसरी तरफ अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की हम बात करें तो उसमें काफी कुछ चीजें हैं जो उसमें लिस्ट डाउन है कि कितना स्पेस होना चाहिए डॉक्टर के पास, ओपीडी में भी कैसे होना चाहिए, क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, क्या फर्नीचर होना चाहिए, क्या दवाई कैसे लिखनी चाहिए। तो ये सारे अभी लीगलाइज या एक एक्ट के अंदर आ गया है, जो पहले ऐसे नहीं था। ये चेंज कुछ सालों में हम देख रहे हैं। वैसे ही क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी की बात करें तो जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसकी गुणवत्ता एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज हो गई है। एंड वो जो भी हम दवाई दे या जो भी ट्रीटमेंट दे वो पेशेंट्स के लिए सेफ है या नहीं है, ये देखना एंड उसको पेशेंट को समझाना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एंगल हो चुका है। जैसे भी हम जानते हैं आजकल एक्रेडिटेशंस होते हैं, एनएबीएच हो या इनक्वास हो, इसमें भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक या चैप्टर है। और उसमें क्या क्या हमने करना चाहिए एज ए डॉक्टर और एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये सारी बातें लिखी गई हैं। अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो पहले हर कोई अपने अपने हिसाब से मेडिकल केयर देता था। अभी मेजर चीजें तो सेम होती थी, बट अब काफी स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ से नेशनली एज इंटरनेशनली उस पर ज्यादा इम्पोर्टेंस या फोकस दिया जा रहा है। तो जैसे ही अभी अगर आयुष सिस्टम्स की या हमारी होम्योपैथी की बात करें तो बीआईएस के साथ बीआईएस ने कुछ कमिटीज बनाई है आयुष की, और उसके टेक्निकल कमिटीज में जो लोग हैं वो है, जैसे हमारे साइंटिस्ट है, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, जो हेल्थ केयर जैसे प्रैक्टिशनर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स है वो है, और वैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो हमारे डॉक्टर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो पॉलिसी मेकिंग में है, इन सारे लोगों की मिला के कमेटी बनी है। वो क्या क्या हम होम्योपैथी में हमारे रोज के क्या क्या स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, इस पे इसमें चर्चा हो रही है। और काफी कुछ इसके अंतर्गत स्टैंडर्डाइजेशंस बन भी रहे हैं, जैसे प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल क्या होना चाहिए, प्रोसेसेस का हो सकता है, जैसे डिस्पेंसिंग बॉटल्स है, कैसे लेबलिंग होना चाहिए, हमारी प्लास्टिक बॉटल्स कैसी होनी चाहिए, क्या मटेरियल होना चाहिए, ग्लोब्यूल्स कैसे होना चाहिए, कैसे डोसेज होना चाहिए। तो ऐसे हर चीज जो हम डे टू डे प्रैक्टिस में करते हैं वो स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाने की उसकी बात हो रही है। और यही होने से हमें उसकी नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली एक मान्यता या एक स्टेटस जो हम चाहते हैं वो मिलेगा, और वो एक्सेप्टेंस भी उसका बढ़ेगा। और जैसे हम बात करें इंश्योरेंस इन हेल्थ केयर, भी बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं। और ये इंश्योरेंस जो है वो ट्रीटमेंट में है, प्राइवेट पार्टीज भी है इसमें, लेकिन गवर्नमेंट ने भी काफी इंश्योरेंस स्कीम्स यहाँ पे प्रदान की गई है। और ये सारी इंश्योरेंस की वजह से हेल्थ केयर की जो नीड है लोगों की, उसके प्रति जो डॉक्टर की समझ है वो अलग होनी चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस जहाँ पे है वहाँ लोग जाके अपना हेल्थ केयर नीड्स ले लेते हैं। लेकिन आजकल अगर हम आयुष की बात करें तो काफी जगह ये इंश्योरेंस आयुष में भी अभी उसका शुरुआत हो चुकी है। हम आगे बढ़ते हैं जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स की तरफ। तो आप जानते हैं कि नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी एक्ट 2020 पारित हुआ है। इसमें बहुत जो चेंजेस हुए हैं, जो हमारी शिक्षा नीति है होम्योपैथी के अंदर, और इसमें कॉलेजेस की मान्यता, इसके बाद टीचर्स की कैसे टेस्ट होगी, एनटीई कहते हैं इसको। वैसे ही जो सब्जेक्ट्स की बात करें, करिकुलम की बात करें, जैसे वो काफी उसमें चेंजेस है, ग्रेजुएट मतलब बीएचएमएस लेवल में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में भी। तो उसमें दो तीन चीजें मैं कहना चाहती हूँ। जैसे आजकल जो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और वो मेडिकल फील्ड में भी आ रही है, तो इसके अंतर्गत एक टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बनाने के लिए कहा गया है। योगा, जो हम जानते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हम कुछ साल से बना रहे हैं, और इससे हमें एक एज ऑक्सिलरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या हमें होलिस्टिक केयर देने के लिए या हमें स्वस्थ रहने के लिए इसका बहुत योगदान है। तो ये भी एक सब्जेक्ट वहाँ पे इंटर किया गया है। उसके साथ और भी इलेक्टिव्स मतलब सब्जेक्ट वहाँ पे होम्योपैथी के साथ ही दिए गए हैं।
तो अगर हम इसमें बहुत आगे जाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें काफी चीजें हैं, बट मोटा मोटा मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि काफी रिफॉर्म्स यहाँ पे हुए हैं। वहाँ पे सब्जेक्ट रिलेटेड, टीचर्स रिलेटेड, करिकुलम रिलेटेड है। वैसे ही टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंट देते हुए क्या टेक्नोलॉजी बच्चों को समझ में आनी चाहिए, ये भी इसमें ऐड किया गया है। वैसे ही अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो स्टेट एंड सेंट्रल रजिस्ट्रेशंस में भी चेंज है। आप जानते ही है 5 साल में हमें रिन्यू करना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें जो अपडेट है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना, और उसके हिसाब से हमें उसको एक्ट करना। उसके बाद प्रोफेशनल कंडक्ट, एटिकेट एंड कोड ऑफ एथिक्स भी काफी कुछ वहाँ पे डिटेल में है कि हम कैसे हमें अपने आप को प्रोफेशनली कंडक्ट करें, क्या हमें पेशेंट के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, पेशेंट के साथ कैसे बात करें, ये हम जानते हैं। बट ये अभी सारी चीजें वहाँ पे आ चुकी है ब्लैक एंड व्हाइट में, एंड उसको हमें मान्यता देनी पड़ेगी, और उसके हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा। क्या पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन कैसे देना है, क्या है उसमें, कैसे पेशेंट के साथ बिहेव करना है, ये सारी चीजें इसमें आ रही है। वैसे ही रिसर्च रेगुलेशंस भी आ गए हैं। जैसे पहले बहुत सारे रिसर्च होते थे, लेकिन अभी कैसे पीआई होगा, कौन उसे अप्रूवल देगा, और कैसे कमेटी होगी आईईसी या जो भी रिसर्च प्रोटोकॉल्स कैसे होंगे, उसको कैसे रेगुलेट होंगे, ये सारी बातें वहां पे आए। जैसे ही क्लिनिकल रिसर्च में सीटीआरआई रजिस्ट्रेशन है एंड अप्रूवल है, तो ये सारी चीजें भी हमें जाननी जरूरी है। वैसे ही स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की हम बात करते हैं, तो ये भी अगर हमारी सिस्टम को कभी भी एक जगह पे, एक लेवल पे अगर हमें लोगों के हिसाब से दिखाना है, तो एक प्रोटोकॉल होना चाहिए जो कि कोई भी डिसीज का ट्रीटमेंट करने का एक स्टेप्स होने चाहिए, वो हमें फॉलो करने चाहिए। तो इसके हिसाब से स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी रिलीज हुए हैं, और ये आप सीसीआरएच के इसमें वेबसाइट में भी देख सकते हैं। इंटीग्रेटिव केयर, ये बहुत बड़ा चेंज आजकल हो रहा है, नेशनली ही नहीं तो इंटरनेशनली भी है। इंटीग्रेटिव केयर में बेसिकली है एकीकृत जो भी है हेल्थ केयर सुविधा है, जहाँ पे एक ही सिस्टम नहीं तो काफी सिस्टम एक ही छत के अंदर, एक ही हॉस्पिटल के या हेल्थ ओपीडी के अंदर होती है, और वहाँ पे इंटीग्रेशन के साथ काम करते हैं। तो एलोपैथी के साथ आयुष भी है, आयुर्वेद भी है, होम्योपैथी भी है। तो इसमें इंटीग्रेटिव मतलब जो भी वहां पे पेशेंट आता है उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट के हिसाब से हमें सोचना है, एक दूसरे को क्रॉस रेफरल भी करना है। जो पेशेंट की डिसीज है उसके हिसाब से उसे हमें बताना है। ऑफ कोर्स पेशेंट चॉइस भी है ही, लेकिन हमें अगर पता है कि ये चीज की अगर यूनानी में अच्छी दवाई है, इसका ट्रीटमेंट ज्यादा है, तो हमें अच्छा है, तो हमें उनको रेफर करना है। वैसे ही जहाँ पे हमारे स्ट्रेंथ्स है होम्योपैथी के, वो वाले अगर मरीज उनके बाकी एलोपैथी के या बाकी आयुष सिस्टम के पास आते हैं, वो हमें भी रेफर करना है। तो इंडिया ये भी बहुत जरूरी है इंटीग्रेटिव केयर को समझना। और इसके इतना इम्पोर्टेंट है ये इंटरनेशनल लेवल पे। तो डब्ल्यूएचओ की जो अपकमिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन की जो स्ट्रैटेजी आ रही है, उसमें ये एक मेन पॉइंट लिया गया है, एंड उसके हिसाब से ही पॉलिसी नेक्स्ट 10 इयर्स की 2025 के आगे बन रही है इंटरनेशनल लेवल में भी। और आगे मैं बढ़ के बोलना चाहती हूँ, आईपीएचएस स्टैंडर्ड्स भी अभी आयुष में आ चुके हैं, पहले नहीं थे। लेकिन अगर आप ये पढ़ते हैं तो उसमें काफी कुछ डिटेल्स हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जो कि हमें समझ के उसके हिसाब से हमें करना है। बेसिकली ये पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज के लिए है, बट क्या स्टैंडर्ड्स की आयुष प्रणाली की चिकित्सा पद्धति में जो भी फैसिलिटी हो, ये उससे हमें समझ आता है कि हमें कहाँ पे हमें अपने आप को आगे ले जाना है स्टैंडर्ड्स के प्रति और स्टैंडर्डाइजेशन के प्रति। उसमें इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट भी है, जो मिनिमम मेडिसिन हमारे साथ होनी चाहिए, जो इसेंशियल है, जो रोज डे टू डे हमारी प्रैक्टिस में होनी चाहिए, जो जरूरी है, इसकी भी लिस्ट वहाँ पे हमें मिलेगी।
वैसे ही जीएमपी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आप जानते ही हो, तो कैसे मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए जहाँ पे हमारी दवाई अच्छी बने, उसकी क्वालिटी हो, क्योंकि जो भी हमारा नॉलेज है हम पेशेंट को देखते हैं, और जो भी हम मेडिसिन उसको जो सिमिलिमम कहते हैं वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी मेडिसिन ही ठीक नहीं है, वो क्वालिटी वाली नहीं है, तो उसका जो भी हमारा नॉलेज है और जो भी हमने पेशेंट को देख के समझ के उसको ट्रीटमेंट के लिए या जो भी हमने मेडिसिन चूज किया है उसका फायदा नहीं होगा अगर वो क्वालिटी की मेडिसिन वो नहीं है। और वैसे ही ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत काफी और भी चीजें हैं, वो भी हमें जानना और समझना जरूरी है। हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया एंड इसको मतलब बेसिकली मेडिकल टूरिज्म जो पहले कहते थे, अभी इसको बढ़ोतरी दी जा रही है, जहाँ पे हम इंडिया में लोगों को बाहर के देशों के बुला के उनकी ट्रीटमेंट ले। अगर हम अच्छी क्वालिटी की ट्रीटमेंट दे सकते हैं जो अच्छी हो और अफोर्डेबल हो, और तो ही लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आएंगे, और हमारी सिस्टम की पॉपुलैरिटी और हमारे देश की पॉपुलैरिटी इसमें बढ़ेगी। और एट द सेम टाइम लोगों को, जो पेशेंट्स है, जो नीडी है, उनको भी फायदा होगा। इसके अंतर्गत एक आयुष वीजा, मतलब स्पेसिफिक जो यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आएंगे तो उनको ये वीजा की सुविधा और ये प्रोसेस जल्दी हो, और उसमें ज़्यादा परेशानी न हो, इसीलिए आयुष वीज़ा भी लॉन्च किया गया है। अब मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष की बात करें तो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज के अंतर्गत ही ये मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष है। इसका मतलब है वो एक साइड नहीं तो मेन स्ट्रीम में है, ये मेन इसको इम्पोर्टेंस दिया जाए रोजमर्रा के जो हेल्थ केयर नीड्स को टैकल करने के लिए। तो इसके हिसाब से जो भी पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज एंड जो भी ऑब्जेक्टिव गोल्स बने हैं वो आयुष को मेनलाइन सिस्टम, ट्रीटमेंट सिस्टम में लाने के मद्देनजर बने हुए हैं। अभी उसके अंतर्गत कोई भी नेशनल हेल्थ पॉलिसी में जो हमने ऑब्जेक्टिव गोल्स वगैरह बताया, वो बेसिकली यूनिवर्सल हेल्थ केयर लाइक यूएचसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, स्पेशली 3 नंबर का गोल है वो हेल्थ केयर रिलेटेड है, उसके मद्देनजर है और उनको मीट आउट करने के लिए है। और इसके लिए काफी कुछ हेल्थ प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो हमें सारे लोगों को पता है कि टीबी डॉट्स का एक प्रोग्राम है, लेप्रेसी का है, स्कूल हेल्थ है। वैसे ही काफी डिसीज वाइज प्रोग्राम एलोपैथी के अंदर हम देखते हैं। और आयुष के अंदर भी नेशनल आयुष मिशन एक वैसे ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की है। और अभी जो नई गाइडलाइंस है उसमें कुछ हेल्थ प्रोग्राम्स भी, उसमें पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स भी है, जैसे बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, जीडियाट्रिक केयर के लिए है। और ये सारी चीजें हैं जहाँ पे जो आयुष की स्ट्रेंथ्स है उसको यूटिलाइज करते हुए जो पब्लिक हेल्थ में जो मेजर प्रॉब्लम्स है, जो मेजर डिसीज बर्डन है, उनको सीमित करने के लिए और अच्छी ट्रीटमेंट देने के लिए ये प्रोग्राम्स बने हुए हैं। और आप सारे ही जानते हैं एनआरएचएम था नेशनल, वो उसमें भी ऐसे ही काफी कुछ, पहले आरसीएच होता था, बाद में वो एनआरएचएम हो गया और एनएचएम हो गया। और अगर आयुष की बात करें तो नेशनल आयुष मिशन है, तो इसके बारे में भी हमें जानना बहुत जरूरी है। अब हम आगे चलते हैं कि ये जो चेंजेस है नेशनल लेवल में, अभी हमने इन जनरल बाकी के चेंजेस के बारे में देखा। अब हम लोग टेक्नोलॉजी रिलेटेड या डिजिटलाइजेशन रिलेटेड जो मेन चेंजेस है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाह रही हूँ एबीडीएम, दैट इज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये एक बहुत बड़ा डिजिटल मिशन है हेल्थ के अंदर इंडिया में। और ये जो मिशन है वो इसके अंतर्गत मैं 3 चीजों के बारे में बताना चाह रही हूँ। एक है आभा, वो है एक यूनिक हेल्थ आईडी या आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कहते हैं इसको। एचएफआर मतलब है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, मतलब हमारे जो फैसिलिटीज है जैसे क्लिनिक्स है, हॉस्पिटल्स है, इसकी एक रजिस्ट्री है। एचपीआर मतलब हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री, मतलब हमारे जैसे प्रैक्टिशनर की एक रजिस्ट्री है। उसमें और भी बहुत चीजें हैं, बट यही 3 चीजें मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। तो ये क्या है, एक ये टेक्नोलॉजिकली एक सुविधा है जो सरकार ने बनाई है, जिससे हम हर हेल्थ फैसिलिटीज जो है उनका डेटा रख सकते हैं। जैसे हर कोई नागरिक का आभा मतलब एक यूनिक हेल्थ आईडी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट हो, तो वो अकाउंट में वो अब हमारी जो भी उसकी खुद की जो भी हेल्थ वाली जो डिटेल्स है वो वहाँ पे
इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली रख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, मतलब यहाँ पे आप मोटा मोटा देखेंगे तो तीन है। एक है पेशेंट की रजिस्ट्री है, और हेल्थ फैसिलिटी के है, एंड डॉक्टर्स की भी है। तो जब भी आप जानते हो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, मतलब हमारे जो रोज का है, जो हम रिकॉर्ड कीपिंग कहते हैं, या केस टेकिंग होता है, मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन होता है, या जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स है, प्रोग्नोसिस है, डायग्नोसिस है, जो भी कहते हैं, ये जैसे हम पहले लिखते थे वो अभी इलेक्ट्रॉनिकली एक सिस्टम के थ्रू, एक एप्लीकेशन के थ्रू उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रखा जाता है। और इसमें इसीलिए ये चलाने में ये तीन अंग जरूरी है। और इससे क्या होगा, जो भी डेटा जनरेट होगा, वो डेटा जनरेट होके आपको वहाँ पे वो मिलेगा। जैसे एक पेशेंट एक जगह में, सिंपल एग्जांपल के तौर पे बताना चाह रही हूँ कि अगर इसमें एक पेशेंट चेन्नई में है जो मे बी अस्थमा है उसको, और कोई एलोपैथी की ट्रीटमेंट ले रहा है, और वही पेशेंट उसका ट्रांसफर हुआ और वो समझो पुणे में चला गया, वहां उसे पता चला कि नहीं मेरे को आयुर्वेदा लेना है। वही आगे कुछ दिनों में पुणे में 1-2 महीने के बाद होम्योपैथी के पास चला गया, वही अस्थमा के लिए या उसके और कोई परेशानी के लिए। तो ये पहले कैसे होता था, हम भी देखते हैं कि जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं पहले के रिकॉर्ड नहीं है, जो हम मेहनत करके केस लेते हैं उसके बाद मेडिसिन देते हैं, अगर उसने वो खो दिया और हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या करें, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो इसके लिए जो भी ऐसे एचएमआईएस में डेटा है वो हॉस्पिटल या हेल्थ फैसिलिटी में रहेगा, लेकिन ये एबीडीएम के अंतर्गत ये डेटा को शिफ्ट करने की सुविधा है, जिसके अंतर्गत अगर एक पेशेंट का जो भी प्रिस्क्रिप्शन वहाँ है या उसके जो भी रिपोर्ट्स है वो दूसरा डॉक्टर देख सकता है। और ऑफ कोर्स ये अपने हिसाब से नहीं देख सकता, लेकिन उसको उसने कंसेंट देनी है, तो वो एक मोबाइल ऐप के थ्रू ये पॉसिबल है। इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा डिजी लॉकर है उसमें ही हमारा हेल्थ का अकाउंट है, जो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड को कहते हैं। और ये हमारी पूरी हेल्थ का जन्म से लेकर डेथ तक कोई भी सिटीजन का रख सकते हैं। एंड जब भी जहाँ भी उसको शेयर करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ, वो कंसेंट के बेस पे कर सकता है। तो ये एट द सेम टाइम जो डेटा, जैसे मेरा अगर क्लिनिक है, मेरा डेटा एक जगह पे है, तो मेरे साथ ही रहेगा, वो किसी गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे या दूसरे हॉस्पिटल को नहीं जाएगा, बस व्यू करने के लिए उसको सम्मति मिलेगी। तो ये है उसका ब्रीफ। और ये हमें आगे आगे कुछ दिनों में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे पेशेंट के तरफ, और हमें भी इसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि अगर हमें प्रैक्टिस में ट्रेंड के हिसाब से चलना है तो हमें अपने आप की फैसिलिटी और अपने आप को भी रजिस्टर करना है, और तभी हम प्रैक्टिस में आगे बढ़ सकते हैं जैसे हमें लोग चाहते हैं। अब टेलीमेडिसिन की बात करें, ये भी एक बहुत बड़ी जो फैसिलिटी है। और कोविड के दौरान भी हमने देखा, हमने काफी लोगों को टेलीमेडिसिन के दौरान वो दौरान मेडिसिन से हमें ट्रीटमेंट किया। और टेलीमेडिसिन के भी काफी कुछ लॉज है, लीगैलिटीज है, क्योंकि हम वहाँ पे पेशेंट खुद नहीं देख रहे, तो उसके लिए भी कुछ रेगुलेशंस या एक गाइडलाइंस आयुष की तरफ से आ चुकी है, और ऑफ कोर्स एलोपैथी की तरफ से भी है। तो ये भी हमें बहुत जरूरी से समझना चाहिए। अब जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक जमाने में है, नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसका हमें डे टू डे प्रैक्टिस में यूज कर रहे हैं, तो काफी कुछ डेटा इकट्ठा होगा। तो ये इसको बिग डेटा कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा है जो एक गोल्ड माइन की तरफ है, तो उसकी तरफ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम लोग ये एनालिसिस नहीं करेंगे तो हमें उसका कोई फायदा नहीं है ऐसे डेटा रखने का। तो हम जो भी डेटा है उसको एनालिटिक्स, मतलब अलग अलग जो सुविधा है, जो एनालिटिक्स या टूल्स है, वो भी काफी कुछ अवेलेबल है और आगे के दिनों में होंगे, और जिससे हमें काफी फायदा होगा। और वहाँ एआई एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी इम्पोर्टेंट है। अभी काफी कुछ एआई बेस्ड टूल्स भी अवेलेबल है, इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल है। और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जैसे हम कंप्यूटराइज रेपरेटरीज में काफी सालों से जानते हैं
कि हम रेपर्टराइज करते हैं, कंप्यूटराइज रेपर्टरीज होती है, तो हमें रूब्रिक सिलेक्शन के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिकली कुछ मेडिसिन सामने आती है और उसके हिसाब से हमें नंबर्स मार्क्स भी आते हैं। तो एक डिसीजन लेने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की जाती है। तो ये डीएसएस का एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाह रही हूँ। और आने वाले दिनों में डायग्नोस्टिक्स की भी बात करें या एआई टूल्स की भी बात करें, उससे काफी कुछ सुधार होने वाला है और चेंजेस भी हेल्थ केयर सिस्टम में होने चाहिए और होने वाले हैं। जैसे उससे डिसीज ट्रेंड्स क्या है, कौन से जगह पे कौन सी डिसीज ज्यादा कब हो सकती है, इसका क्या प्रेडिक्शंस है, ये सारी चीजें इसमें आएगी। तो इसके बारे में जानना और अपने आप को अपडेट रखना भी बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं आयुष ग्रिड। ये एक टेक्निकल आईटी बैकबोन है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने सोचा हुआ है। और इसके अंतर्गत सारी जो हमारी कार्य क्षेत्र है, जैसे हेल्थ केयर डिलीवरी, एजुकेशन, रिसर्च, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग है, या जो भी सप्लाई चेन है एंटायर फ्रॉम रॉ मटेरियल से टू एंड यूजर तक, ये जो सारी चीजें को ना कि एक सिस्टम के लिए बट एंटायर आयुष सिस्टम के लिए लाए, जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, इन सारों को एक बैकबोन की तरफ से लेके आने के लिए ये एक आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। और इसके अंतर्गत आप जानते हैं अभी कुछ एचएमआईएस जो एबीडीएम के हिसाब से बने हुए हैं, और वैसे ही एजुकेशन में भी कुछ सॉफ्टवेयर्स आप जानते हो, जैसे जो खास करके हमारे मेडिकल कॉलेजेस में है। तो ये एक डिजिटलाइजेशन की तरफ से एक मेजर चेंज डेवलपमेंट है जो कि हमें जानना है, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें ये सारी चीज़ों की जानकारी होना और उसके हिसाब से हमें उसको उसमें रजिस्टर होके यूज करना भी जरूरी है, और वो बेसिकली नीड ऑफ आवर होगी। और जब भी हम कोडिंग की बात करते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा की बात करते हैं, तो कोई भी डायग्नोसिस एक रखने का एक सिस्टम होता है, उसको हम कोडिंग कहते हैं। तो ICD-10 हम लोग यूज कर रहे थे आज तक, लेकिन अभी ICD-11 भी लॉन्च हुआ है। ये ICD-11 का एक इम्पॉर्टेंट ये है, 10 और 11 में मेन जो है काफी चेंजेस है। मेन चेंज मैं बताना चाहती हूँ कि ये ICD-11 आपके HMIS को सीधा प्लग इन और इंटीग्रेट होता है, एंड ये सुविधा बहुत अच्छी है इसमें। एंड एट द सेम टाइम आयुष में आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी के भी टर्मिनोलॉजीज और कोडिंग सिस्टम है। स्नोमेड सिटी भी एक कोडिंग सिस्टम है, और उसमें भी काफी डिटेल डायग्नोसिस को पेशेंट के हिसाब से लिखा जाता है। एंड ये सारी चीजें हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अगर हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा है उसको हम एनालिसिस करना चाहते हैं, तो वो हम डिसीज वाइज एनालिसिस ये कोडिंग सिस्टम के यूज से ही कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं आपको ले जाती हूँ आगे चेंजेस जो इंटरनेशनल लेवल के हैं। अब इंटरनेशनल लेवल के चेंजेस में कुछ चेंजेस जो मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स है। तो आप जानते हैं कि आजकल के जो HMIS है, इवन हमारे पास भी उसमें काफी इंटरफेसेस है। जैसे कोई भी पेशेंट है जो रिमोटली है, वो अपना जो ब्लड प्रेशर है फॉर एग्जांपल, वो ऑटोमेटिकली HMIS में आ सकता है। उसको अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन देना है, तो आप जानते हैं अभी SMS है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, इसके हिसाब से हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स भी आते हैं, प्रिस्क्रिप्शंस भी आते हैं। वैसे ही पेशेंट को अगर कंटिन्यूस मॉनिटर करना है, तो ऐसे ही आजकल कुछ टूल्स आ गए हैं, मे बी ब्लूटूथ वाले, कि जो आपको सीधा डेटा इंटीग्रेट करते हैं आपके HMIS में, ताकि हम पेशेंट को अच्छी तरह मॉनिटर कर सके। तो वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे काफी डायग्नोस्टिक टूल्स भी है, काफी AI बेस है। जैसे भी बहुत जैसे स्क्रीनिंग है, तो स्क्रीनिंग जैसे जगह पे AI का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जाके वो क्विकली पेशेंट्स को स्क्रीन करता है, और उसमें जो भी हमें रिजल्ट चाहिए उसमें काफी टाइम बचता है। तो एंड एक्यूरेसी भी उसमें आती है। बस यही चीजें हैं, लेकिन उसके साथ लीगल लॉ कि क्या AI में हम दे सकते हैं, उसमें प्राइवेसी पेशेंट की कैसे है, ये एंगल भी
उसमें नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली लेवल बहुत चर्चा में है, और इसके हिसाब से काफी कुछ चीजें बन रही है। मेडिकल टूरिज्म आजकल काफी बढ़ रहा है, क्योंकि अभी नेशनल टूरिज्म के हिसाब से इंटरनेशनल ट्रैवल भी बहुत आसान हो गया है पहले के प्रति। तो लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए भी अनेक देशों में जाते हैं, और वहाँ जो अच्छी चीजें वहाँ पे ऑप्ट करते हैं। तो मेडिकल टूरिज्म भी एक काफी बढ़ चुका है। एंड अभी जो अगर आप देखते हैं तो पहले क्यूरेटिव तरफ ज्यादा विश्वास लोग रखते थे, कभी कुछ हो गया तभी डॉक्टर के पास जाना होता था। लेकिन आजकल होलिस्टिक मतलब प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव एंड ये प्रमोटिव केयर तो है ही, लेकिन हम अपने आप को कैसे हेल्दी रखें, एक होलिस्टिक केयर को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। जिनोमिक्स भी, जैसे जेनेटिक रिलेटेड डिसऑर्डर्स, उसको एनालिसिस और उसको कैसे प्रिवेंट करें, या क्या मेडिसिन हो सकती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से भी काफी हेल्थ इश्यूज नए बन रहे हैं, नए डिसीज जैसे कोविड आप जानते हो। लेकिन पेटेंट एंड आईपीआर राइट्स भी काफी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बन रहे हैं, नए नए वैक्सीन मेडिसिन इक्विपमेंट्स बन रहे हैं। एंड अगर आयुष के प्रति या ट्रेडिशनल सिस्टम के बात करें, तो डब्ल्यूएचओ ने इसकी इम्पोर्टेंस समझते हुए एक स्पेशल सेंटर जीसीटीएम, जैसे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये इंडिया में जामनगर में प्रस्थापित किया है। और इसके अंतर्गत इंटीग्रेटिव हेल्थ, टेक्नोलॉजी इन हेल्थ, रिसर्च, पब्लिक हेल्थ और प्राइमरी केयर हेल्थ थ्रू आयुष सिस्टम्स, ये इसको ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। उसके साथ हम नेक्स्ट इसमें जाते हैं कि इसके यही चेंजेस जो है नेशनल एंड इंटरनेशनल के हिसाब से, तो हमारे प्रति होम्योपैथ्स के क्या एक्सपेक्टेशंस है, मतलब हमने क्या अपने आप में चेंज लाना चाहिए, या इसको कैसे हम अडाप्ट करना चाहिए। तो इसके प्रति दो चार मेन मेन पॉइंट्स मैं बताती हूँ। जैसे रूटीन अपडेशन होना चाहिए कि क्या हो रहा है होम्योपैथी के अंतर्गत, पब्लिक हेल्थ में नेशनल इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, लीगैलिटी में क्या हो रहा है, इसकी समझ होनी चाहिए हमें, ये हमें समझना चाहिए उसको, और अपटेक मतलब उसको यूज में भी लाना चाहिए। जो भी नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं उसके प्रति हमें अलग न रहते हुए उसको अपटेक करना चाहिए, उसको यूज लाना चाहिए। और ये कंपटीशन बढ़ाएगा, तो हमें सस्टेन करने के लिए हमें इसको जब तक हम नहीं लेंगे, समझेंगे नहीं, हम मॉडर्न जमाने से जो लोगों के एक्सपेक्टेशन थे उसमें खरा नहीं उतरेंगे। वैसे ही जो इन्फॉर्मेशन है नए नए, जैसे एबीडीएम है, हमें रजिस्टर करना चाहिए, नई नई टूल्स जो है वो यूज करने चाहिए। और क्रॉस रेफरल्स है, जैसे जो पेशेंट सेफ्टी एंड पेशेंट बेटरमेंट के लिए जो भी हमारी स्ट्रेंथ है और बाकी के सिस्टम की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है, ये समझ के हमें अपने आप के जो भी हमारे पेशेंट है उनको गाइड करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, एंड जहाँ जरूरी है वहाँ पे रेफर भी करना चाहिए। एविडेंस बेस्ड रिसर्च एंड प्रैक्टिस जो भी हम कर रहे हैं वो एक एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, एंड जो भी रिसर्च है वो ऑफ कोर्स कुछ एविडेंस के हिसाब से करें, ताकि हम अपने सिस्टम को आगे बढ़ाए। वैसे ही नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में हम सम्मिलित हो, जहाँ पे हमारे सिस्टम की स्ट्रेंथ है, जैसे मदर चाइल्ड केयर हो, या जीडेट्रिक केयर हो, या ऐसे बहुत सारी जो स्किन डिसऑर्डर्स है, वहाँ पे हम अपनी सिस्टम को वहाँ ले जाना चाहिए, जहाँ की पेशेंट के भले के लिए उसका फायदा हो, एंड एट द सेम टाइम हमारी सिस्टम भी प्रोपोगेट हो और पॉपुलरेट हो। एंड वैसे ही हमें इंटीग्रेटिव केयर में वर्क एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहिए। क्वालिटी केयर एक्रीडिटेशन जो अभी एक्सपेक्टेशन है लोगों की, तो अभी लोग देखते हैं कि ये एम्पैनल्ड है क्या एनएबीएच में, तो वैसे ही हमें जो भी हमारे नए नए एक्रीडिटेशंस की एक्सपेक्टेशंस है उसको खरा उतरने के लिए अपने आप को चेंज करना चाहिए। क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिन कैसे हमें बनाए, कैसे ये लोगों को दे, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। ऐसे ही एक्सपीरियंस जो भी है हमारा वो शेयर करना चाहिए। जैसे हमें एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी चाहिए जो हमारे सक्सेसफुली ट्रीटेड केसेस है, ताकि लोग उससे पढ़े, हमारे कलीग्स एक दूसरे की सक्सेस स्टोरीज पढ़े, समझे और अपने आप को सीखे। एंड एट द सेम टाइम पेशेंट भी देखे कि क्या होम्योपैथी से हम कर सकते हैं, और इसके हिसाब से वो अब हमारे पास होम्योपैथी ट्रीटमेंट ऑप्ट करे। और एक्सपीरियंस में सक्सेस ही नहीं, बट जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है या फेल्यूर्स भी कह सकती हूँ मैं, वो भी शेयर करें, ताकि हम अगर एक साथ बैठ के उसको डिस्कस करें तो उसका अच्छा कोई सुझाव कोई दे सकता है और उसका फायदा लोगों के प्रति हो सकता है।
वैसे ही होलिस्टिक हेल्थ केयर को एम्फोसिस देना चाहिए। लर्निंग, जो नए कोविड के बाद जो भी चेंजेस हुए, तो हर दिन हमें चेंजेस को अडाप्ट करके, लर्न करके उसको लेने के लिए कोशिश में रहना चाहिए। जो भी हमारा लिटरेचर है, इसको नए सिस्टम के हिसाब से कैसे हम कोरिलेट करें, ये भी देखना चाहिए। एंड प्राइमरी केयर में हम लोग बेसिकली है, बट सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर में भी होम्योपैथी के थ्रू कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, ये भी एक सोचे। और बाकी के सिस्टम स्ट्रेंथ समझे, अपने सिस्टम को पॉपुलराइज करने के लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ पेशेंट भी हम कोशिश करें। उसके साथ ही इसके साथ ही मैं एक डिस्कशन और एक थॉट फॉर एवरीवन देना चाह रही हूँ कि ये जो चेंजेस आजकल हो रहे हैं, उसके हिसाब से हम कैसे अपने आप को बदले, अपने आप उसे लर्न करें, और कैसे हम अपने सिस्टम को लोगों के फायदे के लिए आगे बढ़ाएं। इसके लिए हमें सोचना और एक्ट करना बहुत जरूरी है, ऐसे मैं समझ सकती हूँ। इसके साथ ही मेरा प्रेजेंटेशन में समाप्त करती हूँ। नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर लीना। आप अपना पीपीटी को अब हटा सकती हैं। हाँ जी सर। आपने ठीक। जो लास्ट मैसेज दिया बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ क्योंकि आपने जितने सारे परिवर्तन की बात करी, जितने सारे विकास की बात करी, जितने सारे डेवलपमेंट की बात करी, अगर लोग लोग अगर उसको अपने में परिवर्तन लाने के लिए नहीं सोचेंगे तो शायद यह नहीं संभव होगा। और यह परिवर्तन लाना बहुत ही आवश्यक होता है। परिवर्तन के बिना जब तक मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक ये नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक चिकित्सक होने के नाते, एक प्रैक्टिशनर होने के नाते हमें अपने को हमेशा अपग्रेड करते रहने का जरूरत है। और आपने जो मैसेज दिया, लास्ट मैसेज, 2 स्लाइड्स मैंने जो आपके देखे, वो बहुत, मुझे लगता है कि सारे समस्याओं का समाधान उसके माध्यम से हो जाएगा। हम सभी कोई जागरूक होंगे, हम सभी कोई अपने में परिवर्तन, इलास्टिसिटी तो लानी पड़ेगी। परिवर्तन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पहली बात, अच्छे चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। जो अच्छे नहीं है, जो मुझे मन का नहीं लगता है, उसको इग्नोर करेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं। लेकिन एक इस तरह से एक अपने को प्रोग्रेस, अपना स्टैंड बाई हम लोग बना सकते हैं। तो मैं लगता है कि हम लोग का समय, एक हैंड रेज है, किन्होंने हाथ उठाया है? अपना नाम नहीं। सर आपका ही हैंड रेस है। ओके ओके ठीक है। तो मनीष जी, आप का सेशन लगता है कि आप कुछ कहें तो अच्छा रहेगा। मैम, आपका सेशन हमेशा की तरह बहुत इन्फॉर्मेटिव था और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है जब आप आते रहते हैं। तो थैंक यू मैम। इस तरीके से ही आते रहिए और हमारा ज्ञान वर्धन करते रहिए तो अच्छा रहेगा। एंड इट्स नाइस, हिंदी सेशन में जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं और जिस तरीके से हमें रोज रिसर्च के बारे में और होम्योपैथी में क्या चेंजेस होने चाहिए और किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं के बारे में जैसे रोज नई जानकारियां मिल रही हैं, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि कल या परसों शायद वैक्सीन के एक डॉक्टर थे जिन्होंने हमें रिसर्च के बारे में ही काफी कुछ बताया कि कैसे हम रिसर्च में आगे बढ़ सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो रोज जैसे जैसे चीजें हम हिंदी सेशन में सीख रहे हैं, हमारे लिए काफी इंफॉर्मेटिव है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें, IFPH के साथ जुड़े रहें और इसी तरीके से हमारी जानकारी और हमारा ज्ञान बढ़ाते रहें। ठीक है। नमस्ते जी थैंक यू मैम। मनीष जी, आपका सेशन हैंड ओवर कर दीजिए डॉक्टर धनेश को। जी सर। तो इसी तरीके से हमारा हिंदी सेशन समाप्त होता है और नाउ ओवर टू यू धनेश सर, इट्स टाइम फॉर द इंग्लिश सेशन। Thank you, Dr. Manish and Sahani sir. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1337th day of uninterrupted webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. We welcome all to this session. Today, our guest is Dr. Professor Sheetal Shah, HOD, Department of Pharmacy, Ahmedabad Homeopathic Medical College.